इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो व्यूअर्स को परेशान कर सकती हैं। व्यूअर्स अपना डिस्क्रिप्शन यूज करें। अमेज़न रिवर इसमें रहने वाले बहुत से डेंजरस जानवरों के लिए फेमस है, लेकिन इसमें एक ऐसी फिश फैमिली भी है जो एक्चुअली किलर्स हैं। ये कई तरीकों से जान लेते हैं। आप देख सकते हैं, इसने इस फिश को पूरी तरह से ड्रिल किया है। कहा जाता है कि कैटफिश फैमिली के मेंबर्स लोगों को पूरा स्वॉलो कर जाती हैं। ये अपने शिकार को जिंदा ही खा जाती हैं और इन्होंने तो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी अटैक किए हैं। मैं हूं जेरेमी वेड, फिश हंटर, बायोलॉजिस्ट और एक्सट्रीम एंगलर, और मैं सच कर रहा हूं इन किलर कैटफिश को ताकि जान सकूं क्या यही फैमिली है अमेज़न की अल्टीमेट रिवर मॉन्स्टर। सोचिए ये किसी छोटी जगह घुस जाए तो। रिवर मॉन्स्टर्स, अमेज़न फ्लैश ईटर्स। ब्राजील के अमेज़न फॉरेस्ट में ये ट्रक एक लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा है। इसमें एक इंसान की लाश है, लेकिन उसकी मौत जिन सर्कमस्टांसेस में हुई उन्हें बहुत ही बिजार कहा जाएगा। मर्डर करने के शक से बचने के लिए कुछ फिशरमैन लाश को बिल्कुल उसी हालत में पुलिस स्टेशन ले आए जिसमें ये मिली थी। हम इसे उसी हालत में लेकर आए। इस लाश की सिर्फ टांगे एक बड़ी सी कैटफिश के मुंह से बाहर निकली हुई हैं। क्या अमेज़न से जुड़ी ये कहानी वाकई में सच है, या इस कहानी को फिशरमैन ने फैलाया है और इस फोटो को भी ऑल्टर किया गया है? मैंने कई सारी वाटर बॉडीज में बहुत बड़े बड़े स्कैरी क्रीचर्स को फेस किया है और मैंने ये समझा है कि किसी मैन ईटर को ढूंढने के लिए सी में उतरने की जरूरत नहीं है। रिवर्स में भी ऐसे बहुत से मॉन्स्टर्स होते हैं। अगर आप लोगों से पूछें कि अमेज़न में सबसे स्कैरी फिश कौन सी है तो वो फौरन कहेंगे पिराना, इलेक्ट्रिक ईल या स्टिंगरे। लेकिन मैं ब्राजील में ये पता लगाने आया हूं कि क्या कैटफिश सचमुच इनमें सबसे डेंजरस होती है और क्या ये माफिया स्टाइल में जान लेती है। मैं स्यू वॉलमियर से मिल रहा हूं जो इस हॉरिबल मर्डर के एक विटनेस है। ये बता रहे हैं कि लोग फिशिंग में बिजी थे और एक नेट एक रॉक में फंस गया। ऐसे में नेट को बचाने का एक ही रास्ता होता है कि आप नीचे उतरकर नेट को निकाल लें। तो ये फिशरमैन भी इसीलिए पानी में कूद गया। लेकिन हुआ ये कि वो पानी से बाहर नहीं आया। नेट तो ऊपर आ गया, लेकिन इसमें ना तो फिश थी और ना ही फिशरमैन। लेकिन फिर करीब 4 घंटे बाद बड़ी सी फिश सरफेस पर आई और वो उसे वहां पर रिगल करती हुई दिखाई दी। शायद इस फिश का दम घुट रहा था, पर उसने फिशरमैन को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था और इसकी सिर्फ टांगे ही फिश के मुंह से बाहर निकली हुई थी। और फिर इन फिशरमैन ने इस फिश को नेट में फंसाने की कोशिश की और क्योंकि ये काफी थक चुकी थी इसीलिए ये नेट में फंस भी गई। फिशरमैन ने इसे बाहर निकाला और मार डाला। उन्होंने फिशरमैन की बॉडी को फिश के मुंह में ही रहने दिया और फिर जल्द से जल्द वो मनाउस के लिए निकल गए। ये उसे पुलिस स्टेशन ले गए ताकि पुलिस को इस फिशरमैन के मर्डर का शक ना हो। इस फिश को पिराइबा के नाम से आइडेंटिफाई किया गया, जो यहाँ अमेज़न में पाई जाने वाली कैटफिश की सबसे बड़ी स्पीशीज है। ये फिश शायद करीब 225 किलो की रही होगी और इतने वेट वाली फिश ह्यूज तो होगी ही। उसका मुंह करीब 40 सेंटीमीटर वाइड रहा होगा। ये कह रहे हैं उसका मुंह करीब 40 सेंटीमीटर वाइड रहा होगा, यानी करीब 2 फुट वाइड, पर ये बता रहे हैं कि वो शायद 75 सेंटीमीटर तक खुल रहा था। यानी ये फिश काफी बड़ी थी और उसने उस फिशरमैन को काफी ब्रूटली मार दिया था। ये बता रहे हैं कि यहाँ लोग डिसअपियर होते ही रहते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता, ना उनकी बॉडी मिलती है और ना ही उनके बोन्स, उनकी कोई निशानी नहीं मिलती। बेशक मैंने एक आई विटनेस से ये स्कैरी कहानी खुद सुनी है जिसने उस बड़ी सी फिश के मुंह से उस फिशरमैन की टांगे बाहर लटकती हुई देखी थी,
लेकिन मैं फिर भी बिलीव नहीं कर पा रहा कि यहाँ वाकई इतनी बड़ी फिश हैं जो ऐसा कर सकती हैं। मैं तो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि इस अमेज़न रिवर में फिश आखिर कितनी बड़ी है। मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले वहाँ जाना होगा जहाँ से ये इंसिडेंट शुरू हुआ, यानी जहाँ फिश ने इस फिशरमैन को स्वॉलो किया था। वॉल्मियर का कहना है कि उन्होंने 225 किलो की एक पिराइबा को देखा था। इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ काफी बड़ी कैटफिश के फोटोज मौजूद जरूर हैं। यहाँ अमेज़न में जायंट कैटफिश की 3 स्पीसीज पाई जाती हैं, याऊ, रेड टेल्ड कैटफिश और पिराइबा। बताते हैं कि ये कैटफिश करीब 2.5 मीटर लंबी और 160 किलो वेट की थी। लेकिन जैसा कि वॉल्मियर ने बताया, यहाँ इससे भी बड़ी कैटफिश है और अगर मैंने उनके लीड्स को फॉलो किया तो शायद मैं खुद भी एक मैन ईटर फिश को पकड़ सकूंगा। 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं। ये अमेज़न की एक ट्रिब्यूटरी का एक रिवर जंक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि यही वो जगह है जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर 2 रिवर्स मिलती साफ नजर आ रही हैं और आपको इन दोनों रिवर्स के अलग अलग कलर्स भी दिखाई देंगे। इनमें से एक का पानी मडी व्हाइट है और दूसरा ब्लैक है। लोकल्स के हिसाब से बड़ी कैटफिश इसी तरह के रिवर जंक्शंस पर होती हैं ताकि रिवर्स में नीचे आती छोटी फिश को खा सकें। मैं क्योंकि एक बड़ी सी फिश को ढूंढ रहा हूं तो मेरा टैकल भी काफी बड़ा है। मैंने वायर में एक बड़ा सा फोर्ज स्टील हुक लगाया हुआ है और मेरी 270 मीटर लंबी लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैं जो रॉड यूज कर रहा हूं वो खुले सी में किसी बोट पर यूज होती है और मारिन और टूना जैसी बड़ी फिश पकड़ी जाती हैं, लेकिन मैं इसे फ्रेश वाटर में यूज कर रहा हूं। लोग सोचते हैं कि प्रेडेटरी फिश सिर्फ सी में रहती है, लेकिन मैं सी से करीब 1600 किलोमीटर दूर यहाँ एक मैन ईटर फिश को ढूंढ रहा हूं। यहाँ कुछ ना कुछ है। उसने पेट को पकड़ा है, रॉड मुड़ रही है। मैं लाइन छोड़ रहा हूं। फिश फंसी है, फिश फंसी है। वो लाइन खींच रही है और शायद काफी बड़ी है। अब मुझे इसे बहुत जोर से खींचना पड़ेगा, लेकिन ये फिश जैसे हार मानने को तैयार नहीं है। वो पानी से ऊपर आ रही है। वो देखो, वो रही, काफी बड़ी लग रही है। लेकिन ये पिराइबा नहीं है जिसकी मैं होप कर रहा था। ये याऊ एक कैटफिश है और कुछ फिशरमैन कहते हैं कि ये भी अपने से बड़ी पिराइबा जितनी ही डेंजरस होती हैं। लेकिन इसने हार नहीं मानी है। इसे बोट देखकर टेंशन हो रही है। कहते हैं कि ये इतनी पावरफुल होती है कि ये कुछ फिशरमैन को तो बोट से रिवर में गिरा सकती है। इसका वेट 36 से 40 किलो के बीच तो होगा ही। ये काफी बड़ी फिश है, लेकिन हुक की वजह से ये भाग नहीं पाएगी। हो सकता है कि मैं इसे किनारे पर ले आऊं। 20 मिनट तक इससे फाइट करने के बाद फाइनली मैं जीत ही गया। ओह, ये बहुत ही पावरफुल है। ओह माय गॉड, मैं नहीं चाहूंगा कि ये मेरे एंकल्स के आसपास आए। नहीं, इसका ये बड़ा मुंह मेरे सिर के पास आए। जरा ये देखिए, डार्क ब्लैक कलर वाली ये फिश वाकई में बहुत ज्यादा स्कैरी है। और ये ऐसी इसीलिए है क्योंकि ये रॉकी पूल्स में डेप्थ में रहती हैं, जहां ये अपने बैकग्राउंड के साथ पूरी तरह ब्लेंड हो जाती हैं। अब आप जरा इसका शेप देखिए और इसका कितना बड़ा मुंह है। काफी बड़ा सिर है इसका, मस्कुलर मिडरिफ है और फिर इसकी शेप टेपर होती जाती है, जो इसे तेजी से तैरने में मदद करती है। अपने इन लंबे विस्कर्स से ये अपनी सराउंडिंग्स का पता लगाती है। कैटफिश को अपना ये नाम कैट जैसी शेप की वजह से मिला। तो ये एक ऐसी फिश है जो स्ट्रॉन्ग वाटर्स के हिसाब से अडेप्ट हुई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर ये आपको पकड़ ले
तो फिर आप बचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओह, अब वक्त है इसे रिलीज करने का। तो एक्सीडेंट वाली जगह वैसी मैन ईटिंग पिराइबा ना मिली हो जिसे मैं ढूंढ रहा था, लेकिन ये इंप्रेसिव जाऊ मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ कुछ बड़ी कैटफिश जरूर हैं। ओह, ये तो ऑलरेडी रिवर में जाना चाह रही है। That's good, that's good. ये गई। ओह हो, क्या फिश थी। मैं अमेज़न में सबसे बड़ी कैटफिश पकड़ने के मिशन पर निकला हूँ। ये है पिराइबा, क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि फिशरमैन को पूरा सॉलो करने वाली स्टोरीज रूमर्स नहीं हैं। मैंने रिवर जंक्शन पर एक बड़ी जाऊ को पकड़ा था, तो अब मैं जान गया हूँ कि कोई मॉन्स्टर फिश कहाँ मिलेगी। ये देखिए, इस जगह पर रिवर्स आपस में मिल रही हैं। देखिए, यहाँ रियो नीग्रो का ब्लैक वाटर है और वो रियो सोलिमॉइस के वाइट मडी वाटर से मिल रहा है। इनसे मिलकर ही बनता है माइटी अमेज़न। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर जंक्शन है। सबका यही कहना है कि बड़ी कैटफिश को रिवर जंक्शंस अच्छे लगते हैं, तो शायद यहीं पर मुझे सबसे बड़ी कैटफिश मिल सकती है। जिस जगह ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, वो जगह 1600 मीटर से भी ज्यादा वाइड है और कुछ जगहों पर इसकी डेप्थ 60 मीटर से भी ज्यादा है। करीब 6.5 किलोमीटर तक ये दो बड़े वाटरवेज अपनी अलग अलग स्पीड, टेम्परेचर्स और सेडिमेंट कंटेंट्स की वजह से आपस में नहीं मिल पाते। होलियो कैवलकैंटी ने इन रिवर्स की मिलने वाली जगह पर 95 किलो की पिराइबा पकड़ी है, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि उनकी लाइन उनकी बॉडी के चारों तरफ रैप हो गई और वो अपनी बोट से नीचे खींचने लगे। तब उन्हें अपने नाइफ से लाइन को काटना पड़ा। होलियो अपनी फिशिंग सक्सेस का क्रेडिट देते हैं एक सीक्रेट बेट फॉर्मूला को, जिसे वो एक हुक पर लपेटकर एक टिन कैन में सील करते हैं और 3 दिन धूप में बेक होने देते हैं। मुझे लगता है कि इस रिवर की ज्यादातर फिश बड़ी आसानी से इसे ढूंढ लेंगी। ये देखिए। राइट, ये बहुत ही गंदा लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। लेकिन कुछ भी हो जाए, फिशेज इसे ढूंढ लेंगी। राइट, लेकिन फिश को ये अच्छा लगता है। फिश लाइक इट। ये जो चीज है, ये करीब 8 चिकन्स के बाय प्रोडक्ट्स हैं। इसमें एक चिकन की सारी इंटेस्टाइन्स को लपेटा गया है और साथ ही चिकन्स के 8 इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से इस बेट को बनाया गया है। तो चलिए अब इसे लेकर फाइनली फिशिंग के लिए चलते हैं। जूलियो का मानना है कि जब सूरज ढल जाता है और रात होने लगती है तो कैटफिश फीडिंग के लिए निकलती हैं। ये रहा बेट जिसे मैंने हुक पर लगाया है। ये होगा लंप ऑफ लेड ताकि ये डूब जाए। अब मैं इसे पानी में डाल रहा हूँ। मेरे पास 9 मीटर लंबी आयरन केबल है। इट फील्स गुड। शायद ये मॉन्स्टर्स हमारे साथ साथ चल रहे हों। फ्लोट फिशिंग के लिए मेरे पास एक बैरल भी है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिश हंटिंग फिल्म की शूटिंग पर जा रहा हूँ। बेट डाल दिया है, इंजन बंद कर दिया है। अब हम बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, बस पानी के साथ साथ ड्रिफ्ट करते रहेंगे। अंधेरा होने पर यहाँ रहने से रिस्क बढ़ता भी है। यहाँ हमें ना सिर्फ लाइन पर फंसने वाली किसी बहुत पावरफुल फिश का ध्यान रखना होगा, बल्कि मौसम पर भी नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही ये वाटरवे काफी बिजी भी है। यहाँ बोट्स हैं, बड़े बार्जेस हैं और अगर आप उन्हें रास्ता ना दे तो वो आपसे टकरा भी सकते हैं। और पानी में 30 फीट नीचे मेरा बेट एक बड़ी फिश का इंतजार कर रहा है। यहाँ पानी का करंट सीधा नहीं है। मैं यहाँ रैपिड्स के बीच घूम रहा हूँ और ये इतने बड़े हैं कि इनके होने का पता भी नहीं चल रहा है। साथ ही अचानक कहीं से वेव्स भी आ जाती हैं। लगता है जैसे बोट को झटका लग रहा है, लेकिन इसकी वजह पानी का फ्लो है। यानी ये लगातार बदल रहा है और ये सब हो रहा है दिन में और रात में ये सब 10 गुना बढ़ जाएगा। मेरे नीचे पानी का डेप्थ 200 फीट हो सकता है, लेकिन पिराइबा यहाँ बड़े आराम से रहती है, जिसे मदर ऑफ ऑल द फिशेस कहा जाता है।
मेरे हाथ में लाइटनिंग कंडक्टिंग रॉड है और मैं इस वाइट रिवर में आसानी से आसमान से गिरने वाली बिजली का शिकार हो सकता हूँ। इसीलिए मैंने स्टॉर्म के और पास आने से पहले वापस जाने का डिसीजन लिया है। कोई भी फिश इस बेट की तरफ नहीं आई और इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। या तो आज मेरा लक साथ नहीं दे रहा या ये जगह एक बड़े सिटी के इतने नजदीक है कि सारी फिश पकड़ी जा चुकी हैं। यहाँ पास में ही मनाउस से एक बहुत बड़ा फिशिंग फ्लीट ऑपरेट करता है और अगर मुझे कोई बहुत बड़ी कैटफिश पकड़नी है तो मुझे लगता है कि मुझे इस सिटी से काफी दूर जाना होगा ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। तो अब मैं अमेज़न रिवर की एक डार्क डिस्टेंट ट्रिब्यूटरी की तरफ जा रहा हूं। हो सकता है वहां ये टैक्टिक काम कर जाए। शायद यहां मैं एक मैन ईटिंग पिराइबा को पकड़ सकूं। मैं यहाँ अमेज़न में एक किलर कैटफिश की फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इसने बेट को पकड़ लिया है। काफी स्ट्रॉन्ग फिश है। मुझे लगता है कि मेरे हुक में एक पिराइबा फंसी है। ये घूम रही है, ये घूम रही है। ये यहाँ मिलने वाली लार्जेस्ट कैटफिश स्पीशीज में से एक है। इसका साइज काफी बड़ा लग रहा है पर अभी तक ये नजर नहीं आई। ये देखिए, लेकिन ये वो फिश नहीं है जिसे मैं पकड़ना चाह रहा था। ये एक बड़ी रेड टेल्ड कैटफिश है। मैं पकड़ना चाहता हूँ एक व्हाइट स्ट्रीमलाइन शार्क जैसी पिराइबा को, लेकिन ये भी काफी बड़ी है। दिस इज अ गुड साइज, दिस इज अ वेरी गुड साइज। अब क्योंकि ये फिश बोट में आ चुकी है तो ये अपने गिल्स के ऊपर पानी पंप नहीं कर रही बल्कि हवा पंप करती हुई अजीब सी आवाजें निकाल रही है। ये काफी बड़ी कैटफिश है। ये जैसे मुझे पिराइबा को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। बस डर यही है कि अगर मैं ऐसे ही कोशिश करता रहा तो मुझ में इससे बड़ी फिश को पकड़ने की ताकत नहीं बचेगी। ओह, जरा देखिए इसे। इसका सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा है और इसकी लेदरी बॉडी आगे की तरफ टेपर हो रही है। इसका वाइड माउथ है जिसमें दांत नहीं है लेकिन अमेजिंग ग्रास्पिंग पैड्स हैं। शार्क तो अपने प्रे को बीच से काट देती है लेकिन कैटफिश को उसे पूरा ही स्वॉलो करना पड़ता है। तो अगर प्रे ज्यादा बड़ा हो तो इनका गला घुट जाएगा। लेकिन इस फिश की प्रॉब्लम अलग है। इसके मुंह के अंदर एक पैरासिटिक ब्लड सकर है। एक यहाँ भी है और इसके मुंह के अंदर बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है और ये ब्लड इस कैटफिश का ही है। ये छोटा सा पैरासाइट यानी कैंडेरू और ये बड़ी सी प्रेडेटर, ये दोनों ही कैटफिश की फैमिली से हैं जो माफिया जैसी होती हैं। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है। ये बहुत ही स्लिपरी है, इसलिए पता नहीं ये पकड़ में आएगी भी या नहीं। खैर, मैंने इन्हें पकड़ ही लिया। इनमें से एक भूखी है और दूसरी का पेट भरा हुआ है। ये वाली अभी भी पतली है और भूखी है। हमें इन छोटे क्रीचर से केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ये पैरासाइट्स सबसे क्रूअल कैटफिश में से एक है। अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। ओके, इसे पकड़कर मजा आया लेकिन मैं किसी और को ढूंढ रहा हूं। बट यू नो, ये भी काफी बड़ी फिश थी। कैंडेरू अक्सर ब्लड सकिंग के लिए किसी बड़ी फिश को अपना होस्ट बनाती हैं, पर कभी-कभी इनसे मिस्टेक भी हो जाती है और इसी वजह से अमेज़न से जुड़ी एक बहुत ही इनफेमस लेजेंड भी सुनने में आई जिसमें एक आदमी रिवर में यूरिनेट कर रहा था कि तभी एक फिश उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुंच गई और अनफॉर्चुनेटली इस इंसान के मामले में ये कहानी सच भी हो गई। लकीली वक्त रहते उसे सर्जरी के लिए मनाउस ले जाया गया जहाँ उसका इलाज किया डॉक्टर अनवर समाज ने। बॉडी में 4 दिन तक रही, काफी देर हो गई। ये बता रहे हैं कि वो जो फिश थी वो उसकी बॉडी के अंदर 4 दिन तक रही और इस देरी का रीजन ये था कि वो शहर से काफी दूर रहता था। उसका ब्लैडर काफी सूज गया था और फिर उसे बुखार भी था। उसका ब्लैडर सूज गया था, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, बुखार था, टेस्टिकल्स सूज गए थे, यानी ओवरऑल उसकी हालत बहुत खराब थी। फिश के
गिल फ्लैप्स पर छोटी छोटी स्पाइन्स होती हैं जिसकी वजह से उसे फिश नजर नहीं आ रही थी। फिश के गिल फ्लैप्स पर छोटी छोटी स्पाइन्स होती हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये फिश बढ़ते बढ़ते स्पिंक्टर तक पहुंच गई थी और उसके बाद ये शायद बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। ये फिश वहां यूरेथ्रा तक पहुंचने की बजाय वहां काटने लगी और यही वजह थी कि उस आदमी को बहुत ज्यादा पेन होने लगा। सबसे पहले एंडोस्कोप को उसके यूरिथ्रा में डाला गया। एंडोस्कोप पर एक कैमरा लगा हुआ था और इसी से ये हमने बता रहे हैं ऑपरेशन कि किया। सबसे पहले एंडोस्कोप को उसके प्राइवेट पार्ट के जरिए यूरेथ्रा में डाला गया। एंडोस्कोप पर कैमरा लगा हुआ था और ये उस ऑपरेशन की एक्चुअल फुटेज है। डॉक्टर्स किसी छोटी फिश को देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें यूरेथ्रा की एंट्रेंस से लेकर स्पिंक्टर तक कोई चीज नजर नहीं आई। यानी कि ये दूरी करीब 13 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये कोई छोटी फिश नहीं थी बल्कि काफी बड़ा एनिमल था। कैंगरू अपने होस्ट का पता डाइल्यूट यूरिया की उस ट्रेल से लगाती हैं जिसे फिश अपने गिल से छोड़ती हैं और यही इस कैंगरू से गलती हो गई। मैंने जब एक फिश के एक इंसान के प्राइवेट पार्ट में एंटर होने की स्केरी कहानी सुनी तो मैंने न सिर्फ उस इंसान को ढूंढा बल्कि उसे उस जगह भी ले गया जहां उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, ताकि वो इस स्केरी इंसिडेंट के बारे में मुझे बता सके। मेरे साथ वो एक्सीडेंट इसी जगह पर हुआ था। ओह अच्छा, वहां पर? हाँ। ओके, तो ये बात 11 साल पहले की है। इसी जगह पर सिल्वियो और उनके कुछ दोस्त वहाँ सामने रिवर में थे। Ele me deu uma dose de vez eu subi, quando eu ia descendo, eu vontade de urinar, só que daí eu tava... ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद सिल्वियो को यूरिनेट करने की जरूरत हुई। ये कैंगरू से जुड़ी कहानी सुन चुके थे तो ये ज्यादा गहरे पानी में नहीं गए, किनारे के पास ही रहे। Já foi na hora que eu fui urinar, quando eu me espantei e o bicho já tava... ये बता रहे हैं कि जब ये यूरिनेट कर रहे थे तो इन्हें अचानक एक शॉक लगा और सबसे पहले इन्हें यही लगा कि शायद फिश अंदर घुस चुकी है। सिर्फ इसकी टेल का आखिरी हिस्सा बाहर की तरफ मैंने था। उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फिश बहुत ही स्मूथ थी और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा वो था। फिश काफी स्मूथ थी तो ये उसे खींचकर बाहर नहीं निकाल सके, इसलिए सीधा हेल्प पाने के लिए किनारे की तरफ दौड़े। E aí não deu jeito, tive que ir lá para Manaus para ver se conseguia tirar. यहाँ के हॉस्पिटल ज्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए सिल्वियो को मनाउस ले जाना पड़ा और वो जगह काफी दूर है। बाय रोड इस सफर में कई घंटे लगते हैं। ये एक हॉस्पिटल में गए तो लोगों ने इनकी बात मानी ही नहीं। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये एक से दूसरे हॉस्पिटल भागते रहे और फिर थैंकफुली ये एक ऐसे हॉस्पिटल पहुंचे जहां डॉक्टर ने इनकी बात पर बिलीव किया और फिर इस चीज का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया ताकि इनकी हेल्प कर सकें। तो मैंने अब एक नेट डालने का फैसला किया ताकि मैं ऐसी किसी फिश को पकड़ सकूं। हाँ, ओके। सिल्वियो ने ऐसी ही फिश के बारे में बताया था। ये फिश सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है और ये वापस नहीं मुड़ती। ये देखिए, मुझे अपने हाथ पर इसकी स्पाइन्स चुभती हुई महसूस हो रही हैं। ये अपने हेड की मदद से आगे बढ़ रही है। सोचिए अगर ये प्राइवेट पार्ट में घुस जाए तो। इस फिश से ब्लड लीक कर रहा है और ये इसका नहीं है, ये उसका है जिस पर ये फीड कर रही थी। तो डेफिनेटली मैं इसे वैम्पायर फिश कहूंगा। इस तरह की कोई फिश ही सिल्वियो के प्राइवेट पार्ट में खून की तलाश में घुस गई होगी। उसे कहाँ पता होगा कि उसकी इस गलती की वजह से सिल्वियो को 2 घंटे लंबी सर्जरी करवानी पड़ेगी। पहले तो हमने सोचा कि इस फिश को हम बाहर निकालें कैसे, क्योंकि उसे खींचने में काफी... ये केस बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी हुक पर एक बाब मौजूद हो तो उसे पीछे की तरफ खींचने से नुकसान ही होता है। तो ये सोच रहे थे कि फिश को साइड में से निकाला जाए, यानी कि पेरिनियम की तरफ से, और फिश का सिर पहले बाहर निकाला जाए। लेकिन फिर इन्हें लगा कि उस फिश को वहाँ फंसे हुए काफी टाइम हो चुका है और ये फिश वहाँ अंदर सड़ने भी लगी थी। तो फिर इन्होंने उसे एंडोस्कोप से बाहर निकालने का सोचा। पहले उसकी टेल बाहर निकाली जाए और उसके बाद उसका सिर। फिश की टेल यहाँ पर थी, यानी करीब 2.5 सेंटीमीटर अंदर। तो उसका सिर शायद यहाँ कहीं रहा होगा। फिर पिंसर्स को बहुत धीरे धीरे इस होल से बाहर लाया गया। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से। फाइनली इन्होंने फिश की टेल को पकड़ लिया। ये कैमरे का यूज करते रहे और फिर
इस apparatus को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पेशेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, तो हमने ये प्लान किया। ये जरूरी था कि उस फिश को थोड़ी फोर्स लगाकर खींचा जाए, लेकिन साथ ही पेशेंट को भी कोई डैमेज ना हो। और थोड़ी देर बाद फॉर्चुनेटली फिश को बाहर निकाल लिया गया। फिर फिश को फॉर्मली आइडेंटिफाई करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेजोनियन रिसर्च भेजा गया। इससे सेंचुरीज ओल्ड वो कहानी कंफर्म हो गई कि एक फिश एक इंसान के प्राइवेट पार्ट में घुस गई थी। तो ये एक बहुत ही मोमेंटस और डेलिकेट मौका है कि मैं सिल्वियो को उस फिश से मिलवाने लाया हूँ। सो सिल्वियो, ये वही है ना? ये वही फिश है। सिल्वियो सर्जरी के बाद पहली बार उस फिश को देख रहा है जो इनकी बॉडी से निकाली गई थी। Quer pegar assim? Não, não, não. मैंने सिल्वियो से अभी पूछा कि क्या वो इस फिश को पकड़ना चाहेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये इसे एक बार मिलके ही परेशान हो चुके हैं, तो मैं इसे अभी अपने ही हाथ में रखता हूँ। लेकिन ये देखकर मैं काफी हैरान हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। तुम्हारा क्या कहना है सिल्वियो? इस फिश को देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी फिश बॉडी के अंदर जा सकती है। इस फिश को देखकर ये सोच रहे हैं कि इन्हें नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी होगी। ये सोच रहे थे कि ये छोटी होगी। सच में बिलीव नहीं होता कि इतने बड़े साइज की फिश भी बॉडी में एंटर हो सकती है। तो क्या कैंगरू अमेज़न की सबसे इनफेमस फिश है? एक ऐसी कैटफिश जिससे ज्यादा बदनाम और कोई नहीं। इस इंस्टीट्यूट की क्यूरेटर डॉक्टर लूसिया रैप मुझे अमेज़न में मिलने वाली कुछ दूसरी स्ट्रेंज कैटफिश स्पीशीज दिखा रही हैं। यहाँ अमेज़न में मिलने वाली फिश की दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन अल्कोहल में प्रिजर्व करके रखा गया है। थोड़ी बैड स्मेल आएगी। असल में ये एक तरह की आर्मर्ड कैटफिश है। या ये ज्यादा स्पाइनी नहीं है क्योंकि ये मेल नहीं है। अक्सर मेल्स के ही बड़े स्पाइन्स होते हैं। इसे देखकर लग रहा है जैसे ये या तो किसी हॉरर मूवी से या आउटर स्पेस से है। आई मीन, इसे देखकर लगता नहीं कि ये एक फिश है। इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ये एक और तरह की है। इसकी बॉडी पर ज्यादा स्पाइन्स नहीं हैं, लेकिन इसकी इन फिन्स पर बड़े स्पाइन्स हो सकते हैं। या मुंह छोटा है। यस। इस तरह की फिश लकड़ी को खाती है। उप्स। अमेज़न में कैटफिश की 1000 से भी ज्यादा अलग अलग स्पीशीज हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल है। ओह, लुक एट दैट। शायद अमेरिका की सारी रिवर्स में भी इतनी तरह की फिश नहीं होगी जितनी स्पीशीज यहाँ है। ये तो काफी क्यूट लुकिंग है ना? हाँ। लेकिन लूसिया मुझे एक और कैटफिश स्पीशीज दिखाने जा रही हैं, जो ब्लड सकिंग कैंगरू से भी ज्यादा स्कैरी है। आपने इसके बारे में सुना है? हाल ही में यहाँ एक केस हुआ था। हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए थे। उनके पास 2 लोगों की लाशों के पिक्चर्स थी। उन्हें लगता था कि इन लोगों को गोली मारी गई है क्योंकि उनकी बॉडी पर गोल गोल होल्स थे। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि ये गन शॉट्स नहीं थे। लाशें अंदर से खोखली थी, उनके ऑर्गन्स नहीं थे। वाह, मैं एक पैथोलॉजिस्ट की तरह इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास एक लाश लाई जाती है जिसमें बुलेट होल्स जैसे सुराख हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी खाली मिलती है और उसमें से ऑर्गन्स निकाले जा चुके हैं। लाशों के अंदर बुलेट जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि उनके अंदर फिश थी। तो वो समझ गए कि ये फिश बॉडी में एंटर हुए और अंदर ही अंदर ऑर्गन्स को खा गए। ओके। ये फिश ब्लड सकिंग कैंगरू की तरह ही एक क्लोज कैटफिश रिलेटिव निकली जिसका नाम था कैंगरू आसू। तो क्या फिश के अंदर घुसने के बाद वो मर गए होंगे? डॉक्टर्स को शक है कि ये लोग तब जिंदा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने फ्लैश के स्ट्रक्चर को देखा था और लोगों को अंदर से खाया गया था। शायद इसी वजह से उनकी मौत हुई। बॉडी में अंदर इतना कुछ चल रहा हो तो वो हाँ, ज्यादा देर ये नहीं बात जिए तो होंगे। पक्की है। अगर आप जिंदा हो, फिश को फील भी कर सकते हो तो उसे निकाल सकते हैं। और अगर आपने शराब पी रखी हो या
बीमार हो तो आपके अंदर इन्हें रेजिस्ट करने लायक ताकत ही नहीं बचेगी। जरा सोचिए कि ऐसी बहुत सी फिश एक साथ आप पर अटैक कर दे। अब तो अमेज़न में तैरने से भी डर लगेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये डराने वाली कहानी सुनने के बाद मैंने सिटी मॉग जाना डिसाइड किया ताकि मैं इस बारे में और डिटेल्स जान सकूं। जब ऐसी अजीब और स्कैरी डेथ्स होती हैं तो उन्हें लेकर थोड़ी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं जो बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आए हुए हैं। तो ये केस कहीं ज्यादा पर्सनल हो जाता है। और सच कहूँ तो मुझे जो यहाँ देखने या सुनने के लिए मिल सकता है, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। अभी मैं बहुत ही अनईजी और अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, पर अब मुझे अंदर जाना होगा। मैं एक ऐसे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मनाउस मॉग आया हूं जिसमें एक कैटफिश ने एक इंसान को अंदर से खा डाला। डॉक्टर एलिजाबेथ बिजेरा ने इस तरह के कई केसेस हैंडल किए हैं। वो ऐसे बिजार बिहेवियर को पहचानने और दुनिया के सामने रखने वाली पहली पैथोलॉजिस्ट हैं। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। São destruídos, literalmente esqueletizados pela essa fauna. मंडेज अक्सर ही सबसे खराब दिन साबित होते हैं क्योंकि तभी बॉडीज ऐसी हालत में यहाँ पहुँचती हैं। लोग वीकेंड पर पिकनिक्स के लिए जाते हैं, ड्रिंक्स के लिए जाते हैं, वो पानी में गिर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और उनकी बॉडीज सरफेस पर आ जाती हैं। E os pequenos e os maiores, não é? Isso dentro dos tecidos que ainda restavam e dentro das cavidades. तो इन्होंने जो बताया उससे लगता है कि हम एक या दो फिश की बात नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक बार एक लाश के अंदर से इन्हें ऐसी 100 से भी ज्यादा फिश मिल चुकी हैं। ऐसा लगता है कि नेचर ने शायद इन फिश को इसी काम के लिए बनाया है। A principal lesão, além dele ter o tropismo pelos orifícios, तो इन फिश को देखकर समझ में आता है कि इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी बहुत ही स्मूथ और स्लाइमी होती है और ये अपने मुंह से सर्कुलर काटती हैं। ये मॉर्ग में रखी हुई कुछ बॉडीज की तस्वीरें हैं जिनमें गनशॉट जैसे गोल सुराख मौजूद हैं। कुछ केसेस में तो फिश उस वक्त भी उस लाश में मौजूद थीं। बॉडी को इन्होंने अंदर से खा लिया है, उसमें सिर्फ बोन्स हैं और स्किन ही बची हुई है और ये बात अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्कैरी है। अमेरिका की हार्मलेस कैटफिश से अलग अमेज़न की कैटफिश काफी डेंजरस किलर साबित हो रही हैं। इस स्कैरी स्टोरी को सुनने के बाद मैं इस डेंजरस फिश की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। ये फिश कैसे अटैक करती हैं मैं देखना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद इसके लिए एक ह्यूमन लाश को यूज नहीं करूंगा। ऐसी शायद 100 से भी ज्यादा फिश किसी ह्यूमन बॉडी में घुस जाती है तो ये वाकई में फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता कि आप किसी छोटी फिश को पकड़ने के लिए बड़ी फिश यूज करें। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ वो क्या है? वो क्या है? मुझे इस ग्रूसम पिकनिक से जुड़े इन स्कैवेंजर्स के साइंटिफिक नाम तो नहीं मालूम, पर लोकल्स इन्हें कहते हैं मॉनसून और स्नेक फिश। इस बकेट में थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं। मैं इसे बाहर निकालता हूँ। मैं अंदर अपना हाथ नहीं डालना चाहता। आ गई। अब मैं इसे पकड़ लूंगा। ये देखिए, तो ये है कैंडरू असू। यही वो फिश है जो बॉडी में सुराख करती है, जो उसे अंदर से खा जाती है। मॉग में डॉक्टर्स को लाश में से यही फिश मिली थी। जब मैंने इस फिश को पानी में डाला था तब ये काफी भारी थी, पर अब फिश के अंदर कुछ नहीं बचा। कैंडरू असू अमेज़न में तैरने वाली किसी एनिमल या इंसान के फ्लैश के बीच कोई फर्क नहीं करती है। इस फिश की सिर्फ स्किन बची हुई है और थोड़े बोन्स भी बाकी हैं। मॉग में हमने जो ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी थी, यहाँ भी केस वैसा ही है, बस वहाँ पर इंसान था और यहाँ फिश है। दे आर रियली डेंजरस। इस पानी में बहुत सारे फ्लैश ईटर्स हैं और मैं उन्हें अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ किसी के घर में हूँ
और मैंने इस फिश को साइड में लटकाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कैंगरूज किस तरह इस फिश पर अटैक कर रही हैं। मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि ये जैसे इस फिश के अंदर ड्रिलिंग कर रही हैं। ये किसी क्रोकोडाइल डेथ रोल जैसा है और इसी ने लाशों में गन शॉट जैसे एंट्री होल्स बनाए होंगे। मैं इन्हें पानी से बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, एक बाहर भी आ गई। मैं इसे आगे कर देता हूँ। ये फिश किसी पिराना की तरह काटती है और ये देखिए, ये कितनी सफाई से काटती है और कैंगरू ही ऐसा कर सकती है। अमेज़न रिवर को एक स्कैवेंजर्स पैराडाइज कह सकते हैं। यहाँ लाशें बहुत जल्दी ठिकाने लग जाती हैं और इस काम को करने में बड़ा रोल निभाते हैं कैटफिश फैमिली के मेंबर्स। मैंने देखा है कि यहाँ अमेज़न में छोटी कैटफिश हम पर वहाँ अटैक करती हैं जहाँ सबसे ज्यादा पेन होता है और फिर वो हमारी बॉडीज को डिस्पोज ऑफ कर देती हैं। लेकिन बड़ी कैटफिश के बारे में क्या कहा जाए? मैंने इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक मैन ईटर की कहानी से की। क्या वो खुद के साइज जितनी बड़ी चीज को स्वॉलो कर सकती हैं? मुझे अमेज़न में सबसे बड़ी कैटफिश पिराइबा के अपने सर्च को जारी रखना होगा। लेकिन मैंने पानी में बेट डाला ही था कि मेरे फिशिंग गाइड फ्लावियो को अमेज़न के ओवर एम्बिशियस प्रेडेटर्स का एक स्केरी एग्जाम्पल नजर आया। यहाँ देखिए, इस केस ने मुझे एक फिश जिसने इंसान को आधा सोलो कर लिया था उसकी याद दिला दी। हमने अभी इस पयारा को इस रिवर में तैरते देखा था। ये काफी बड़ी है और अभी भी जिंदा है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि इसके गले में एक और फिश है। फ्लावियो इसकी टेल पकड़कर उसे इसके मुंह से बाहर निकाल रहा है। इस फिश का दम घुटने लगा है क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ही बड़ी फिश को स्वॉलो करने की कोशिश की। अगर हम दूसरी फिश को बाहर निकाल लें तो शायद ये बच जाए। ओह गॉड, सर इसका साइज देखिए। लुक एट दैट, जस्ट लुक एट इट। माय गॉड, इस फिश ने जिस फिश को स्वॉलो किया है उसका साइज देखिए। तो इस बड़ी फिश ने लगभग अपने ही साइज की एक फिश को खाने की कोशिश की है। कैनिबलिज्म का ये कमाल का एक्शन भी उस कैटफिश जितना ही एम्बिशियस है जैसा एक इंसान को स्वॉलो करने वाली कैटफिश का था। हो सकता है कि इन मर्की वाटर्स में गलती से ज्यादा बड़े शिकार को स्वॉलो कर लेना अक्सर होता रहता हो। यहाँ देखिए, इस चांस एनकाउंटर से मैं फिर से जोश में आया हूँ और मैंने फिर से जोर शोर से अपना क्वेस्ट शुरू कर दिया है। अब मैं एक अलग स्पॉट पर हूँ और यहाँ ऊपर की तरफ एक रैपिड है और फिर वहाँ एक क्लीन बॉटम वाला डीप होल है और ये पिराइबा के मिलने का एक परफेक्ट स्पॉट है। रिसेंटली कुछ ऐसी फिश फंसी जिन्होंने बेट लिया तो था लेकिन वो हुक में नहीं फंसी या भाग गई। ओह नहीं, वो निकल गई। मैं दूसरी टेक्निक ट्राई कर रहा हूँ। मैं डबल हुक यूज कर रहा हूँ। ऐसे में से पूरा बेट नहीं लेना पड़ेगा। अगर उसने सिर्फ टेल या बॉडी भी पकड़ी तो वो भी अच्छी तरह फंस जाएगी। आई होप इस बार मैं कामयाब रहूँ। ओके, अब मैं बोट के फ्रंट की तरफ जा रहा हूँ। Listen. वहां नीचे कुछ है। कोई ना कोई फंसा है। उसने बेट को पकड़ा है। रॉड मुड़ रही है। फिश फंस चुकी है। लगता है ये मेरी तरफ आ रही है। मैं ये नहीं चाहता कि वो हुक से निकल जाए। मुझे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हुक में फिश फंसती है। कई घंटे बीत जाते हैं, अंधेरा होने लगता है और वो हिम्मत हारकर लाइन काट देते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूं, तो बेशक मेरी मसल्स दुखने लगी हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रॉड को बड़े झटके लग रहे हैं, तो ये कोई छोटी मोटी फिश नहीं है, ये एक बड़ी फिश है। मैं कुछ हद तक ही इसे बुली कर सकता हूँ।
ये काफी स्ट्रॉन्ग फिश लग रही है, काफी स्ट्रॉन्ग फिश। करीब आधे घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद जीत मेरी होती है। वो रही फिश। ये एक पिराइबा है। ओह, ये काफी ज्यादा भारी है। मैं इसी को पकड़ना चाह रहा था। ये एक पिराइबा है, द रियल मॉन्स्टर ऑफ द अमेज़न। ये फिश मुझ पर ग्राउल कर रही है। ओह, देखिए इसका मुंह कितना बड़ा है। हेवी फिश। मैं इसे मुश्किल से होल्ड कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ काफी थक गए हैं। ये फ्लेक्स कर रही है और किक करने वाली है। उप्स। और कहते हैं कि यही वो फिश है जो बड़ी होने पर लोगों को भी स्वॉलो कर लेती है। ये कुछ शार्क जैसी दिखती है। इसकी वैसे ही रेपुटेशन है। ये वाली काफी बड़ी है, पर ये इससे भी बड़ी हो सकती हैं। मुझे लगता है इस फिश का वजन 36 किलो के आसपास तो होगा ही। ये एक मैन साइज्ड फिश है, लेकिन ये इंसानों से भी बड़ी हो जाती है। ये उन्हें भी स्वॉलो करने लायक हो जाती है। ये एक स्ट्रीमलाइन फिश है, स्मूथ स्किन, नो स्केल्स। ये बहुत ही स्ट्रीमलाइन कैटफिश है। ज्यादातर कैटफिश स्लॉपी होती हैं, वो मडी बॉटम्स में घूमती रहती हैं, लेकिन ये फास्ट करंट वाली फिश है। ये इस वक्त अपनी मसल फ्लेक्स कर रही है। ये बहुत ही अमेजिंग फिश है और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि ये फिश भी मेरी ही तरह थक चुकी है। मैं इसे पानी से बाहर एडमायर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी रिकवरी के बारे में सोचते हुए इसे जल्दी से पानी में छोड़ना होगा। ओके। And he's gone. What a river monster. मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखा है कि इन मर्की वाटर्स में कैसे कैटफिश कभी भी मिस्टेक्स कर देती हैं। मैंने ये भी देखा कि कैसे कैटफिश ह्यूमन और दूसरे फ्लेश के बीच कोई फर्क नहीं कर पाती। और मैंने खुद ये भी देखा कि अमेज़न में कैसे फिश अपनी एबिलिटी से ज्यादा सॉलो करने की कोशिश करती है। तो अगर आप इन फाइंडिंग्स को आपस में जोड़ें और ऐसी पिराइबा से 3 गुना बड़ी फिश को इमेजिन करें जो फिर भी मैक्सिमम रिकॉर्डेड वेट से कम ही हो, और अपने आप से सवाल पूछें, क्या लोगों को सॉलो करने वाली फिश की फिशरमैन की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं? मैं यहाँ एक मैन ईटिंग फिश की तलाश में आया था, लेकिन उसके बदले मुझे किलर फिश की एक माफिया जैसी फैमिली मिली जो श्योरली अमेज़न के मोस्ट फ्राइटनिंग रिवर मॉन्स्टर्स हैं।